सावित्री देवी भूख से तड़प रही थी। सुबह से उनकी बहू रागिनी ने उन्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया था। बहू ने सुबह नाश्ते में पराठे बनाए थे जो उनके खाने से पहले ही खत्म हो गए थे। इसलिए सावित्री देवी दोपहर के खाने का इंतजार कर रही थी, पर उनकी बहू रागिनी ने सुबह पेट भर कर नाश्ता किया था, इसलिए वह दोपहर का खाना नहीं बनाने वाली थी। अत्यधिक भूख से परेशान होकर सावित्री देवी अपनी बहू रागिनी के पास गई और बोली, बहू, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे दो। सावित्री देवी की बात सुनकर रागिनी मुंह टेढ़ा करके बोली, दिन भर आपको सिर्फ भूख ही लगती है, दूसरा तो कोई काम है नहीं आपको। टेबल पर चने रखे हैं, वहीं खाकर पानी पीकर सो जाइए। आज दोपहर को मैं अपनी सहेली के साथ बाजार जाने वाली हूँ, इसलिए खाना तो मैं रात को ही बनाऊंगी। यह सुनकर सावित्री देवी का मन उदास हो गया। फिर वह धीरे से बोली, बहू, अगर तू कहे तो मैं अपने लिए कुछ बना लूं। यह सुनकर रागिनी गुस्से से बोली, एक व्यक्ति के लिए खाना बनाओगी, क्या जरूरत है। फिर वह किचन में गई और फ्रिज में रखे हुए पुराने बासी चावल निकालकर अचार के साथ उन्हें एक थाली में परोसकर सावित्री देवी के आगे रख दिया और बोली, खा लो। ऐसा करने के बाद रागिनी पर्स उठाकर घर से बाहर चली गई। चावल तो फ्रिज में रखे हुए थे, लेकिन फिर भी वे खराब हो चुके थे। उनमें से बहुत तेज बदबू आ रही थी। सावित्री देवी ने घृणा से उन्हें उठाकर डस्टबिन में डाल दिया। फिर उन्होंने दाल और चावल निकालकर अपने लिए गर्मा गर्म खिचड़ी बनाई और धनिये पुदीने की चटनी के साथ खाया। उसके बाद सारे बर्तन धोकर किचन साफ किया और चुपचाप अपने कमरे में जाकर लेट गई। लेटते समय वह सोचने लगी कि रागिनी ने भले ही खाना पकाने से मना कर दिया था, मगर यह घर उनका भी तो है, इसलिए वह अपना खाना खुद तो बना ही सकती है। अगले दिन सुबह सावित्री देवी अपने कमरे में बैठी ही थी कि तभी उनका बेटा विनय कमरे में आया और बोला, माँ, आजकल खर्चे बहुत बढ़ गए हैं, मुझे घर चलाने में काफी परेशानी हो रही है। मैं सोच रहा हूँ कि घर का यह कमरा किराए पर दे दिया जाए, किराए आने पर खर्च में थोड़ी मदद भी हो जाएगी। सावित्री देवी बोली, बेटा, तुझे जो ठीक लगता है वही कर। उसके बाद विनय थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, माँ, तुम अपना कमरा खाली कर दो और नीचे वाले कमरे, छोटे कमरे में चली जाओ। उसमें टॉयलेट बाथरूम नहीं है, इसलिए उसे किराए पर कौन लेगा। सावित्री देवी चौंककर बोली, पर बेटा, वह कमरा बहुत छोटा है, मैं उधर रहूंगी तो टॉयलेट बाथरूम कैसे जाऊंगी। विनय बोला, माँ, तुम आंगन वाले टॉयलेट बाथरूम का इस्तेमाल कर लेना, वैसे भी तुम तो घर में ही रहती हो, और जिसे हम कमरा किराए पर देंगे उसे तो सारी सुविधाएं चाहिए। पिताजी के जाने के बाद तुम्हें इतने बड़े कमरे की क्या जरूरत है। सावित्री देवी कुछ समय तक शांत रही और थोड़ी देर सोचने के बाद बोली, छत पर जो कमरा है उसे भी तो किराए पर दिया जा सकता है, उसमें सारी सुविधाएं हैं। इस पर विनय बोला, नहीं माँ, वह कमरा हम किराए पर नहीं दे सकते, वह मेहमानों के लिए रखा है। तुम तो जानती हो कि रागिनी के मायके वालों का आना जाना लगा रहता है, इसलिए वह कमरा खाली रखना जरूरी है। सावित्री देवी सब समझ गई थी कि उनके बेटे ने उनका ही कमरा किराए पर देने का फैसला कर लिया है, क्योंकि बुढ़ापे में वह अपने बेटे और बहू पर आश्रित थी। इसलिए विनय ने जो कहा उस पर उन्होंने ज्यादा बहस नहीं की। उन्होंने अपना थोड़ा सा जरूरी सामान समेटा और छोटे से कमरे में जाकर रहने लगी। उस छोटे कमरे में उनका दम घुटता था, लेकिन फिर भी वह वहीं अपना समय काट रही थी। कुछ दिनों बाद नया किराएदार भी आ गया। उनका नाम स्नेहा थी, जो एक निजी कंपनी में काम करती थी। वह हर रोज यह देखती थी कि रागिनी और उसका पति विनय अपनी बूढ़ी माँ के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। यह सब देखकर उसे बहुत बुरा लगता था। धीरे धीरे सावित्री देवी स्नेहा को अपनी बेटी जैसी मानने लगी थी। स्नेहा भी आते जाते उनका हालचाल पूछती और उनका ख्याल रखती। दूसरी तरफ विनय और रागिनी को सावित्री देवी से जैसे कोई मतलब ही नहीं था। रागिनी बस बचा हुआ खाना उनकी थाली में रखकर चली जाती और बेटा तो उनकी तरफ देखता तक नहीं था। सावित्री देवी समझ चुकी थी कि उनका बेटा पहले जैसा नहीं रहा, वह बदल चुका था। आंखें बंद करके किसी पालतू प्राणी की तरह वह उस घर में रह रही थी, क्योंकि बुढ़ापे में उनका दूसरा कोई सहारा नहीं था। रोटी के 2 टुकड़े के लिए उन्हें अपने बेटे पर निर्भर रहना पड़ता था। कभी कभी सावित्री देवी को बहुत रोना आता था। धीरे धीरे उन्होंने
स्नेहा को अपने मन की सारी बात बतानी शुरू कर दी। उनके पति की मृत्यु बेटे की लापरवाही की वजह से हुई थी, लेकिन वह इस विषय में ज्यादा बोल नहीं पाती थी। जब उनके पति जीवित थे और नौकरी पर जाते थे, तब घर में दोनों को बहुत सम्मान मिलता था। जब तक उनके पति कमाने में सक्षम थे, तब तक उन्होंने विनय की घर खर्च में भी सहायता की थी। जब तक उनके पति घर चला रहे थे, तब तक विनय अपने सारे पैसे बचाता रहा था। लेकिन जब उसके पिताजी पूरी तरह असमर्थ हो गए, तब मजबूरी में उसे घर चलाना पड़ा। धीरे धीरे माँ बाप का खर्च उसे बोझ लगने लगा था, मगर वह साफ साफ कुछ कह नहीं सकता था। इसी बीच सावित्री देवी के पति की तबीयत बहुत खराब रहने लगी। डॉक्टर के पास जाने पर पता चला कि उन्हें टीबी जैसी बीमारी हो गया था। डॉक्टर महंगी दवाइयां लिखते थे, इसलिए ज्यादा खर्च न हो, इस कारण विनय आधी अधूरी दवाइयां ही लेकर आता था। शुरुआत में जब उनके पति की तबीयत थोड़ी सुधर गई थी, तब विनय ने उनकी दवाइयां पूरी तरह बंद कर दी थी। उनके पति भी इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, लेकिन एक रात उन्हें सांस लेने में बहुत परेशानी होने लगी। सावित्री देवी बहुत घबरा गई और दौड़ते हुए विनय के कमरे की तरफ गई। वह लगातार दरवाजा खटखटाने लगी और बोली, बेटा, तुम्हारे पिताजी की तबीयत बहुत खराब हो रही है, चलो उन्हें जल्दी जल्दी डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। इस पर विनय बोला, माँ, मुझे अभी सोने दो, मुझे बहुत नींद आ रही है, सुबह पिताजी को डॉक्टर के पास ले जाएंगे। इतना कहकर उसने दरवाजा बंद कर लिया। सावित्री देवी पूरी रात अपने पति के सिरहाने चिंतित बैठी रही। कभी उनके हाथ पैर दबाती तो कभी उनका सिर सहलाती, लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। सुबह होने तक उनके पति इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। घर में श्मशान जैसी शांति छा गई थी। विनय रोने का नाटक कर रहा था और रागिनी भी ऐसे आंसू बहा रही थी जैसे उसे वास्तव में अपने ससुर के जाने का बहुत दुख हो। लेकिन सबसे बड़ा आघात तो सावित्री देवी को लगा था। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और उनके हाथ कांप रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करें, मगर उन्हें हिम्मत से काम लेना था। कई बार उनका मन हुआ कि वो अपने बेटे और बहू से कह दें कि अब यह झूठा नाटक बंद करें और पति की मौत के जिम्मेदार तुम दोनों ही हो, लेकिन वह कुछ नहीं बोलती। पति का अंतिम संस्कार कर दिया गया। उसके बाद भी उनके मन में हमेशा यही बात घूमती रहती थी कि अगर विनय ने लापरवाही न की होती तो आज उनके पति जिंदा होते। पति की मृत्यु के बाद रागिनी और विनय का व्यवहार और भी बदल गया था। सावित्री देवी को भी उनके व्यवहार की आदत पड़ गई थी, इसलिए वह उनसे कोई उम्मीद नहीं रखती थी। लेकिन उनका मन उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था कि वह अपनी ऐसी संतान को कोई सबक भी नहीं सिखा सकती। एक दिन उनका किराएदार स्नेहा, जो सावित्री देवी के दुख के करीब से देख रही थी, उनके पास आकर बैठी। स्नेहा ने सावित्री देवी का हाथ थामकर कहा, अम्मा, आप कब तक इस तरह घुट घुट कर जिएंगी? विनय और रागिनी को अपनी गलती का एहसास कराना बहुत जरूरी है, ताकि आपके पति की आत्मा को शांति मिल सके। सावित्री देवी ने नम आंखों से कहा, लेकिन मैं क्या करूं स्नेहा, मैं तो बेबस हूं। स्नेहा ने एक योजना बनाई। अगले ही दिन स्नेहा ने घर में यह बात फैला दी कि सावित्री देवी के नाम उनके स्वर्गीय पति ने एक बहुत बड़ी वसीयत और जीवन बीमा की रकम छोड़ी है, जो केवल सावित्री देवी के हस्ताक्षर से ही मिल सकती है। यह सुनते ही विनय और रागिनी के कान खड़े हो गए। जो बेटा बहू माँ को देखना तक पसंद नहीं करते थे, वे अचानक उनकी सेवा में लग गए। रागिनी रसोई में तरह तरह के पकवान बनाने लगी और विनय माँ के पैर दबाने लगा। सावित्री देवी समझ चुकी थी कि यह सब उनके पाखंड और लालच का हिस्सा है। स्नेहा की सलाह पर सावित्री देवी ने वसीयत के कागजात पर दस्तखत करने के बहाने विनय और रागिनी को एक वकील के पास बुलाया। वहां स्नेहा पहले से मौजूद थी। जैसे ही विनय ने उत्साह में आकर कागजात हाथ में लिए, स्नेहा ने उसके सामने असली कागजात रख दिए। उन कागजातों के अनुसार सावित्री देवी ने वह मकान और अपनी सारी जमा पूंजी एक अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम के नाम दान कर दी थी। साथ ही विनय और रागिनी को उस घर से तुरंत बेदखल करने का कानूनी नोटिस भी था। यह देखकर विनय के होश उड़ गए। उसने गुस्से में कहा, माँ, यह आप क्या कर रही हैं? आप अपनी ही संतान को गलत रास्ते पर ला रही हैं। सावित्री देवी ने पूरी दृढ़ता के साथ कहा, संतान, जब तुम्हारे पिता को तुम्हारी लापरवाही की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी, तब तुम्हारी ममता कहाँ थी? जब तुमने मुझे जीते जी मार डाला, तब तुम बेटे थे। तुम सिर्फ दौलत के भूखे हो। जब विनय और रागिनी को एहसास हुआ कि उनके हाथ से सब कुछ निकल चुका है और समाज में भी उनकी थू थू हो रही है, तो दोनों सावित्री देवी के पैरों में गिर पड़े।
विनय रोते हुए बोला, माँ हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हम बदल जाएंगे, हमें घर से मत निकालो। रागिनी भी फुट फुट कर रोने लगी और माफी मांगने लगी। सावित्री देवी ने ठंडे लेकिन कठोर स्वर में अपने पैर पीछे खींच लिए। उन्होंने कहा, कुछ गलतियों की कोई माफी नहीं होती विनय, तुमने सिर्फ लापरवाही नहीं की, तुमने एक इंसान की जिंदगी और एक माँ के भरोसे का कत्ल किया है। मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। अब तुम दोनों इस घर से और मेरी जिंदगी से जा सकते हो। सावित्री देवी ने सनेहा का हाथ पकड़ा और बिना पीछे मुड़े अपने कमरे में चली गई। विनय और रागिनी अपना सामान समेटकर रोते हुए उस घर से हमेशा के लिए चले गए। दुनिया में हर गलती की माफी नहीं होती। कुछ गलतियां इतनी बड़ी और दर्दनाक होती हैं कि उनका कोई सुधार या प्रायश्चित नहीं हो सकता। जब तक समय और अपने पास हो, उनकी कद्र करना सीखें। समय बीत जाने के बाद केवल रोना और पछतावा ही हाथ रह जाता है, जिसका कोई फायदा नहीं होता। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कहानी को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब